हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। 29 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं आपके यहाँ पे। आज हम टेस्ट नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं की है तो अभी ऑफर चल रहा है। ये ऑफर रखा था 26 जनवरी को, तो वो ऑफर अभी चल रहा है। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है। वेबसाइट पे जाके myupsc.com या myupsc.in इस पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। यह सबसे इजी जो प्रोसेस है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं तो वो बताते हैं कि कोई 49 में टेस्ट सीरीज करवा रहा है, कोई 99 में टेस्ट सीरीज करवा रहा है। देखिए, कोई किस में टेस्ट सीरीज करवाता है वो उनका अपना है। अब ऐप में क्या होता है, वो ऐप के थ्रू करवा रहे हैं। ऐप में क्या होता है, एक बार क्वेश्चन डाल दिए, फिर वो पेज रैंडमली चेंज होता रहता है। बस जैसे ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसकी जगह वो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह अगर MPPSC एग्जाम करवा रहा है तो स्टेट PSC का जो एग्जाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, वो लिख दिया जाएगा। यहाँ प्रीलिम्स 2024 लिख देंगे। बस वो टाइटल ही तो चेंज करना होता है, या पटवारी का एग्जाम लिख देंगे, या फिर इसके अलावा RO ARO जो जितने भी स्टेट लेवल का एग्जाम होते हैं वो सबके उनके पास वही क्वेश्चन है। और ये मैं खुद प्रैक्टिकल देखा हुआ हूँ कि वो एक पेज में 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है। तो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो जो पहले पेज पे क्वेश्चन है, हो सकता है पटवारी के तैयारी कर रहे हैं उनको वही क्वेश्चन तीसरे पेज पे मिले। तो इस तरीके से तैयारी नहीं होती है। जो भी एग्जाम की तैयारी है उसमें पिछले एक साल का, कम से कम एक साल, अदरवाइज 15 से 18 महीने का करंट अफेयर्स ये आपको पढ़ना होता है। और उसमें भी आपके एग्जाम का लेवल क्या है वो देखना होता है। और उसी के बेसिस पे फिर स्टैटिक पोर्शन जो पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, जो भी आपके सिलेबस में है वो उसी करंट अफेयर्स से मिलता जुलता पूछा जाता है, जो पिछले साल 1.5 साल में चर्चा में रहा हो। ऐसे ही पेपर बनाने वाले रैंडम कुछ भी क्वेश्चन उठा के पेपर नहीं बना देते हैं, जैसा ऐप में रैंडमली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो तो 49, 99 भी आपसे ज्यादा ले रहे हैं। बाकी आपका अपना है, आपको देखना है। 49, 99 में अगर कोई सीरियसली तैयारी कर रहा है तो मुझे आपके 49 या फिर 49,000 से का इश्यू नहीं है। आप अपना टाइम जो आपका इंपॉर्टेंट है वो एक इश्यू है। चलिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे। और भी कोई क्वेरी है आपकी एग्जाम से रिलेटेड तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। विश्व का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ड्रोन किस कंपनी ने तैयार किया है? अभी रिसेंटली वर्ल्ड का ये सबसे पहला है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, और ये ड्रोन है, किस कंपनी ने तैयार किया? यहां पूछा गया है किस कंपनी ने तैयार किया है, तो ये तैयार किया है पिसार टेक्नोलॉजीज। पिसार टेक्नोलॉजीज है, ये इंदौर की कंपनी है। इंदौर की कंपनी है, इसने तैयार किया है। और ये जो मेक इन इंडिया है उसके ध्यान में रख के ही ये मल्टी स्पेशलिस्ट ड्रोन तैयार किया गया है। इसका यूज है, अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा इसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिल रहा है, लेकिन इसका यूज माइंस में, या फिर रेलवे है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और भी कई जो जहां सर्विलांस यूज किया जाता है उनमें यूज लिया जा रहा है इसका। अब आपसे यहाँ पे कंपनी की जगह, इंदौर की जगह ये भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है, तो इस ड्रोन का नाम है गरुड़। गरुड़ है इस ड्रोन का नाम, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, ये पहले हुआ करता था मध्य प्रदेश योजना मंडल। अभी है जो ये मध्य प्रदेश योजना मंडल है, ये राज्य योजना मंडल हो गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब ये मध्य प्रदेश योजना मंडल हुआ करता था, जब इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में।
अक्टूबर में 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब अगर आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी इसके पहले अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो कंट्री का, देश का, इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका कितना प्रतिशत है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना है। जो मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है ये अराउंड 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेट आप देख लीजिएगा, आपको नोट्स वगैरह सेंड किए हैं, उसमें 3,08,252 है शायद। और इंडिया का है ये 32 लाख के आसपास, 32,87,000 इतना है। तो इसके बेस पे आप यहाँ से अगर आपको दोनों पता है तो आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। ये 9.38% है, कहीं आपको 9.37 भी दे रखा है, लेकिन ये 9.38% ही है। वर्ष 2023 में भारत में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो अभी हाल ही में 2023 का जो ये भारत में हुआ है ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका आयोजन इंदौर में किया गया है। जो नेत्रहीन हैं उनके लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट संचालित होते हैं। और इन क्रिकेट टूर्नामेंट्स को संचालन कौन करता है? केबी करता है इनका संचालन। ये जो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, ये इसका संचालन करता है। अभी रिसेंटली ये टूर्नामेंट हुआ था दिसंबर 2023 में, 8 से और 11 दिसंबर के बीच में। एक चीज और है, देखिए अभी रिसेंटली एक तो स्वच्छता सर्वेक्षण का आया है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023, ये भी अभी रिसेंटली जारी किए गए हैं। तो उसमें टॉप 10 कौन से शहर हैं, हालांकि मैं कोशिश करूंगा उसको करवाने की अभी आपको। और इसके अलावा जो पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, पद्मा अवार्ड्स में स्पेशली जो पद्म विभूषण है 6 या 5, उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप। और उसके अलावा मध्य प्रदेश से जो टोटल 132 लोगों को दिया गया है पद्मा अवार्ड्स, उनमें मध्य प्रदेश के कितने हैं और वो किस फील्ड से हैं और कौन सा अवार्ड मिला है, ये आप जरूर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको एक वीडियो में कवर करने की। और अगर नहीं भी हो पाया, वैसे तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको तो हम भेज देंगे, लेकिन यहाँ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ नहीं है, तो आप अपने लेवल पे भी इसको जरूर कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश में देखिए इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यही पढ़ा है कि माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उस तरीके से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। लेकिन कर्क रेखा के पैरेलल में कौन सी नदी है, मैप से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और देखिए ये है नर्मदा रिवर, तो ये पैरेलल में है इसके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर नर्मदा रिवर है, ये इसके पैरेलल में है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थापित होने जा रहा है? भारत का है ये और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सॉरी, देखिए अभी मध्य प्रदेश में है जो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हो गए हैं मध्य प्रदेश में। 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 6 हैं और ये सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अब सबसे बड़ा देश का टाइगर रिजर्व ये दामोह में इसको बनाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो केन बेतवा लिंक था, केन बेतवा लिंक परियोजना थी, उसकी वजह से जो पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क का काफी हिस्सा उसकी वजह से प्रभावित हुआ था, केन बेतवा लिंक की वजह से। और जो
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ ट्रिब्यूनल है, उसने ये कंडीशन रखी थी कि आपको एक नया टाइगर रिजर्व बनाना पड़ेगा इस एरिया का जो हिस्सा प्रभावित हुआ है उसके लिए। तो अब केंद्र सरकार ने जो नौरा देवी अभयारण्य है, नौरा देवी अभयारण्य को रानी दुर्गावती अभयारण्य के साथ, नौरा देवी को दुर्गावती अभयारण्य के साथ विलय करने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। इसका नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने निकाल दिया है अभी, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। किस चीज के आदेश जारी किए मध्य प्रदेश सरकार ने? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का निर्माण किया जाएगा, इसके आदेश जारी हो चुके हैं। अब जो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? ये दामोह, सागर और नरसिंहपुर इस एरिया में फैला होगा। तो ये तीन जो हैं, आपको जगह इनके नाम ध्यान रखने हैं। दामोह है, सागर है और उसके अलावा नरसिंहपुर है। ये तीन इस एरिया में फैला होगा जो नया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का जो निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद है यह आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए मध्य प्रदेश में जैसा मैंने बताया कि अभी सबसे ज्यादा 6 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 5 नेशनल पार्क और 10 सेंचुरी है। 5 नेशनल पार्क और 10 सेंचुरी है। और सबसे ज्यादा 6 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 6 कौन से हैं? सतपुड़ा है, पन्ना है, पेंच है, कान्हा, बांधवगढ़, संजय डुबरी, ये 6 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अब जो ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि वहां अब जो टाइगरों की संख्या लगभग 800 के आसपास पहुंच गई है। 780 या 786 या 785 है जहां तक मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। आप ये रेगुलर चेक कीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में ये अपडेट आपको जब रिवीजन करवाएंगे उसमें अच्छे से और हो जाएगा। नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य है, अभी ये पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए गलियारे के रूप में काम करता है, जबकि जो ये अप्रत्यक्ष रूप से रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य है उसके माध्यम से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। तो ये कम से कम 5-6 टाइगर रिजर्व हैं, स्पेशली ये 2 जरूर पढ़िएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में रहने वाली पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश की है पलक शर्मा, इनको एकलव्य पुरस्कार मिला है। अब वो कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश में कहाँ से है इनका संबंध? मध्य प्रदेश में है, ये इंदौर की रहने वाली है। पलक शर्मा को ये किससे जुड़ी हुई है? डाइवर जो गोताखोरी है उससे जुड़ी हुई है। 8 साल से इन्होंने गोताखोरी सीखना शुरू कर दिया था। और जो 10वीं एशियाई चैंपियनशिप थी उसमें भी पलक शर्मा को गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। इनके और भी कई पुरस्कार हैं। इनको मालवा 2019 या फिर जो प्राइम मिनिस्टर का है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, या फिर इसके अलावा जो एकलव्य है एकलव्य पुरस्कार 2022, और इसके अलावा एक और अवार्ड मिला है इनको, इंदौर गौरव अवार्ड 2023। तो ये सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं। पलक शर्मा को इंदौर की रहने वाली है। मालवा 2019, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, एकलव्य 2022 और इंदौर गौरव अवार्ड 2023। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना है जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की थी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है ये पलक शर्मा। और इंदौर में जो सुरक्षित शहर इंदौर है उसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये काफी चर्चा में रही है पिछले साल 1.5 साल में बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण मध्य प्रदेश में जो 10वीं और 12वीं 10वीं से और 12वीं शताब्दी तक जो मध्य भारत में शासन किया था वो इन्होंने किया था, चंदेल राजाओं ने, और इन्होंने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था।
चंदेल वंश है और खजुराहो, इन दोनों के संस्थापक चंद्रवर्मन ही थे। और ये एंशियंट हिस्ट्री का जो आपको पढ़ाया है चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल के नेम पे क्लिक कीजिए, उसमें आपको MPPSC की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें आप चेक करेंगे तो सब चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें जो पढ़ाया हुआ है। ये एक राजपूत राजा थे बुंदेलखंड में शासन करने वाले, और ये जो है कहाँ पे स्थित है, छतरपुर में। दिव्यांग हिमांशु कंसल को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य से संबंधित हैं ये दिव्यांग हिमांशु कंसल, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो है दिव्यांग, तो माइंड में ये आना चाहिए हमारे कि जो दिव्यांगजन दिवस है वो कब मनाया जाता है, कब आयोजन होता है दिव्यांगजन दिवस का। तो ये दिसंबर में आयोजन होता है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन होता है। इस बार जो हुआ है 3 दिसंबर 2023 को, इसका आयोजन दिल्ली में एक काफी भव्य समारोह हुआ था। जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने वो इसमें मौजूद थी, उन्होंने ही ये पुरस्कार इनको दिए हैं। मध्य प्रदेश से जो पुरस्कार दिया था दिव्यांग हिमांशु कंसल को दिया था। इसके अलावा जो राज्य दिव्यांगजन कमिश्नर थे उनको भी दिया था। जो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण डायरेक्टरेट है निदेशालय भोपाल, उसको भी ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है। मैंगनीज कहाँ पे उत्पादन होता है मैंगनीज का मध्य प्रदेश में। देखिए मैंगनीज उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो 4th नंबर पे है देश में। और अगर रेवेन्यू वाइज बात करें मिनरल्स में, तो मध्य प्रदेश मिनरल्स में दूसरा स्थान है रेवेन्यू में, राजस्व में। कोयले में सबसे ज्यादा रॉयल्टी मध्य प्रदेश को ही आती है, कोयले की रॉयल्टी। इसके बाद में देखोगे तो आप चूना पत्थर है, तांबा है, बॉक्साइट हो गया और मैंगनीज है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज कहाँ पे पाया जाता है, मैंगनीज है ये छिंदवाड़ा के अलावा बालाघाट एंड एक और है झाबुआ। यहाँ पे इन 3 जगहों पे सबसे ज्यादा मैंगनीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है। जो उर्मिल परियोजना है ये किस राज्य के सहयोग से बनी है। देखिए उर्मिल बांध है, ये उर्मिल बांध बनाया था डैम, उर्मिल डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस डैम पे जो कैनाल्स हैं, नहरें, इनका काम करवाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। उर्मिल परियोजना में बांध बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और नहरों का निर्माण करवाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये एक नदी घाटी परियोजना है, जॉइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार का, जो छतरपुर से और कानपुर के बीच में स्थित है। छतरपुर कानपुर मार्ग पे स्थित है और यहीं पे उर्मिल नदी है, उस पे बनाई गई है ये परियोजना। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए ये जो अनादि काल है उस टाइम से ही जोगेश्वरी देवी का मेला का आयोजन होता है रहा है। और ये चंदेरी में इसका आयोजन होता है। चंदेरी है अशोकनगर जिले में, वहां पे इसका आयोजन होता है। चंदेरी को महमूद जो खिलजी था, महमूद खिलजी से और चित्तौड़ के जो राणा सांगा थे, राणा सांगा, उन्होंने खिलजी को हरा के लिए चंदेरी अपने अधिकार में लिया था। चंदेरी में जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं उनमें से एक जामा मस्जिद यहाँ चंदेरी में स्थित है।
आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर से की गई है? आवास युक्त झुग्गी मुक्त। देखिए कई शहरों में आप देख रहे होंगे कि जो झुग्गियां हैं वहां पे अब प्रधानमंत्री आवास योजना से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उनको दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम था वहाँ मुंबई में, वहाँ दिया गया था, यूपी में भी दिया गया था, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे दिया जा रहा है, कई सालों से चल रहा है ये परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना। तो वो उसी का है ये आवास युक्त झुग्गी मुक्त। उसका नाम अलग अलग जगह अलग अलग है प्रोजेक्ट का, बाकी है वही ये प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा। अब इसकी बात करें तो ये कहाँ से, किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये भोपाल से शुरू किया गया था शुरू में इसमें। और इसमें कौन कवर किया गया है? 2014 से पहले के, 2014 से पहले सरकारी जमीन पे बसे जो परिवार हैं उनको पट्टे दिए जाएं, और जो अवैध कब्जे हैं और जो झुग्गियां हैं उनसे सिटी को मुक्त करवाया जाए और उनको एक घर दिए जाएं। एक तो अवैध कब्जे हटाए जाएं और झुग्गियां हटाए जाएं और उनको ये आवास दिए जाएं। इसमें जो पहला फेज था 14,500, इससे भी अधिक परिवारों को मकान उपलब्ध करवाए गए थे। अभी का लेटेस्ट डेटा क्या है वो आप जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस भाग में है? धूपगढ़ है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक। ये किस भाग में है? देखिए धूपगढ़ कहाँ पे है, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये पढ़ाए हुए हैं मैंने माउंटेन पीक, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, जरूर पढ़िएगा, वहां से काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये उच्चतम बिंदु है मध्य प्रदेश का। आपने महादेव हिल्स है, उसमें है ये धूपगढ़ पर्वत, महादेव पहाड़ियों में स्थित है। और महादेव हिल्स है, ये किसका हिस्सा है? सतपुड़ा रेंज का। तो ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का भाग है। धूपगढ़ की बात करें तो धूपगढ़ कहां पे है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी कहां पे है? होशंगाबाद जिले में। ज्यादातर तो पंचमढ़ी आता है, होशंगाबाद नहीं आता है ऑप्शन में। राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय रामलीला मेला। कई बार देखिए इसको देखते हैं तो ये जो राष्ट्रीय रामलीला मेला है ये भांडेर तहसील है ग्वालियर जिले में, वहां इसका आयोजन होता है। लगभग 100 सालों से भी ज्यादा टाइम से इसका आयोजन हो रहा है और ये हर साल जनवरी फरवरी के महीने में इसका आयोजन होता है, मेला लगता है। ग्वालियर में कहाँ पे लगता है? ग्वालियर में जो फूलबाग है, फूलबाग मैदान है, वहां पे मेला लगता है। अब आप कई गूगल वगैरह या कहीं देखते हैं तो इसका आंसर आपको अलग अलग मिलेगा, तो आपको लगेगा कि ये सही नहीं है। लेकिन क्या है कि एक तो राष्ट्रीय रामलीला मेला है, इसका आयोजन ग्वालियर में होता है फूलबाग मैदान में, और एक जो वो भी रामलीला मेला ही है जो अक्टूबर नवंबर में लगता है। अक्टूबर नवंबर में लगता है, वो मध्य प्रदेश में कई अलग अलग जिलों में उसका आयोजन होता है। भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसकी है? भोपाल ट्रेजेडी सभी जानते हैं, वो इसमें काफी लोगों की जान गई थी भोपाल में जो गैस वगैरह थी उसमें। ये बुक है एम अरुण सुब्रमण्यम की, वार्ड मोर हाउस और एम सुब्रमण्यम। मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनसे संबंधित नदियों के जोड़े दिए गए हैं, गलत कौन सा है इनमें से?
वो बताना है। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? देखिए ये वाटरफॉल है, कौन सा वाटरफॉल किस रिवर पे है? जो जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है? कपिलधारा जलप्रपात है, ये ताप्ती नदी पे नहीं है। कपिलधारा जलप्रपात एक्चुअली नर्मदा रिवर पे है, ये ही गलत है। धुआंधार वाटरफॉल है, ये नर्मदा नदी पे है, ये शायद ये जबलपुर में है। इसी तरीके से चचाई बिहड़ नदी पे है, ये बिहड़ है, इसकी भी एक सहायक नदी है, उसका पूछ लिया जाता है कई बार, तमसो है उसका नाम जहां तक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट ही आएगा। अमरकंटक जिले में है ये जो कपिलधारा वाटरफॉल है। आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार सम्मान देती है वो है तुलसी पुरस्कार, तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान ये कब शुरू किया गया था? 1983-84 में ये शुरू किया गया था और ये मध्य प्रदेश सरकार देती है आदिवासियों के लिए, आदिवासी कला, लोक कला की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है? बाणसागर बांध है सोन नदी पे, ये तीनों राज्यों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का। बाणसागर डैम सोन नदी पे। देखिए एग्जाम नजदीक आ गया, आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रेगुलरिटी बनी रहेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, रिवीजन अच्छे से करवा दिया जाएगा आपका। तो आप निश्चिंत रहिए जनरल स्टडीज के पेपर के लिए। और अभी ऑफर भी चल रहा है, आप चाहे तो उसके तहत ज्वाइन कर सकते हैं। साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? संगीत साहित्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक फेलोशिप देती है और वो फेलोशिप है अमृता शेरगिल फेलोशिप। मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जो मात्र 13 दिनों तक ही पद पर रहे? मध्य प्रदेश में जो 13 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं आदिवासी मुख्यमंत्री, ये 13 मार्च से और 25 मार्च 1969 तक रहे हैं। 13 मार्च 1969 से और 25 मार्च 1969 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 13 दिन ये गोंड आदिवासी राजा नरेश चंद्र सिंह थे। ये सारंगढ़ रियासत के थे गोंड आदिवासी राजा नरेश चंद्र सिंह। शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकों ने अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित होने के बाद किस किले में आश्रय लिया था? देखिए औरंगजेब है, ये क्रूरता की अगर कहा जाए क्रूरता क्या है तो उसका नाम है औरंगजेब। उसने वो को अपनी क्रूरता के लिए ही जाना जाता है। दारा सिको पहले आगरा के पास में सामूगढ़ में लगभग जून 1658 में, उसके बाद में फिर देवराय है अजमेर के पास में, वहां 1659 में 2 बार पराजित हुआ है दारा सिक्को औरंगजेब से। और लास्ट में 10 सितंबर 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में उसकी हत्या करवा दी थी दारा सिक्को की, जो शाहजहां का बेटा था, शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा सिक्को उसकी, और ये औरंगजेब का भाई था। इससे बचने के लिए दारा सिक्को ने धार के किले में भी शरण ली थी। इसका दारा सिक्को था, इसके भी 2 बेटे थे। जो एक बेटा था वो तो उसको दारा सिक्को के साथ ही मरवा दिया, और बाद में जो दूसरा बेटा था उसको ग्वालियर में कैद कर दिया था औरंगजेब ने, और खुद राजा बन गया था। ये जो शाहजहां को इसका बाप था शाहजहां औरंगजेब का, इसको आगरा के किले में बंदी बना लिया था और फिर खुद को इसने शासक घोषित कर दिया था 1658 में ही। दारा सिक्को की गलती क्या थी? दारा सिक्को का
गलती इतनी थी जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि उपनिषद और भगवत गीता, इसको पारसी में ट्रांसलेशन किसने किया है? दारा सिक्को ने उपनिषद और जो भगवत गीता है उसका पारसी में ट्रांसलेशन किया था। बिरहा और विदेशिया नामक गायन तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? बिरहा और विदेशिया जो गायन का तरीका है ये किस एरिया का है, किस क्षेत्र का है? ये बघेलखंड के लोकगीत है और प्रेम के लोकगीत हैं बघेलखंड रीजन के। इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो बुंदेलखंड का है या बघेलखंड का है या मालवा रीजन का है, जो भी लोकगीत है पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? 1833 में रामगढ़ के नरेश थे जुझार सिंह, उनके पुत्र थे देवनाथ सिंह। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया था। 1930 में बैतूल जिले में घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, चाहे वो 1857 का रिवोल्ट हो या फिर जैसे ये है जंगल सत्याग्रह, और भी जितने भी सत्याग्रह आंदोलन हुए हैं उसमें हर क्षेत्र में अलग अलग लीडर्स ने लीड किया है। यहाँ पे कोई और लीडर रहा है, यहाँ हर जगह अलग अलग रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं हुआ। क्वेश्चन में बैतूल पूछा गया है, घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार गंजन सिंह कोरकू ने किया था। इसके अलावा जो सिवनी जिले का तुरिया गांव है उसका पूछ लिया जाता है, वहां लोहार सेनापति थे, उन्होंने किया था। और एक और जो सर्राफा कांड के नाम से जाना जाता है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। सर्राफा इंदौर का सर्राफा बाजार है, उसमें ब्रिटिश सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे एक मगनलाल ओसवाल, उनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि वो भी विरोध कर रहे थे ब्रिटिश सेना के खिलाफ। इसको सर्राफा कांड के नाम से भी जानते हैं और वो इंदौर में हुआ था। कछवा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कछवा राजपूत उनकी राजधानी है सिहोनिया, ये मोरेना इस जिले में है, मुरैना जिले में है। कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? राजा कृतिराज ने की थी कछवा वंश की स्थापना। अराउंड 1135 तक रहा है, तो उस टाइम पे इसकी स्थापना की थी राजा कृतिराज ने। देखिए, आप वीडियो देख के इसको लाइक जरूर किया कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो निसंकोच आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे आपका सपोर्ट बना रहेगा और आपको रेगुलर टेस्ट करवाते रहेंगे। ये बात अलग है कि टेस्ट सीरीज में पूरा पेपर मिल जाता है, यहाँ आपको पूरे नहीं मिलते हैं, लेकिन करवाते रहेंगे। कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है कि आप यहाँ ना करवाए, लेकिन वो उनको मैं ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है ये किस काम के लिए बना था? देखिए, ये जो पैकमैन कंप्यूटर है ये क्या करता था? ये करता है प्रोग्रामिंग, फिर प्रोग्रामिंग को स्टोर कर लेता था ये, फिर उसके बाद ये उसको कैलकुलेट करता था। प्रोग्राम किया, स्टोर किया और उसको कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करने के बाद ये रिजल्ट देता था, और जो रिजल्ट आया उसको ये प्रिंट कर देता था। तो अब देखिए ये कितनी कैपेबल मशीन थी, प्रोग्रामिंग करना, स्टोर करना, उसको खुद ही कैलकुलेट करके रिजल्ट देकर उसका प्रिंट भी निकाल देना, ये था पैकमैन।
ये बनाया गया था खेल के लिए। बेल लैब्स से अमीबा, ओबेरॉन, ब्लू बॉटल, प्लान 9 ये सब किसके नाम है? अमीबा, ओबेरॉन, ब्लू बॉटल, प्लान 9 ये किसके नाम है? इस तरीके का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आईसीटी में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सेवाएं देने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रयोगात्मक है। ये अमीबा, ओबेरॉन, A2, बेल, प्लान 9। कौन सा मिलान गलत है? इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? कर्मा डांस गोंड जनजाति, घूमर भील जनजाति, परगुनी नृत्य बैगा जनजाति, खदम नृत्य कोरकू नहीं है, खदम नृत्य भरिया जनजाति से है, भरिया ट्राइब से संबंधित है ये। सो डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की थी? कैसा चांद बना देती है ये एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की पुस्तक है और जिसकी रचना, जिन्हें पंडित जी भी कहा जाता है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। इनके अलग अलग जो भी हैं वो करवाते रहते हैं हम आपको टेस्ट में, क्योंकि इनका क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक तो अगर जो हमारी वेबसाइट है myupsc.in उस पे जाके देखेंगे तो आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के MCQs हैं वो वहां पे भी अपडेट मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे गए myupsc.in, उसके बाद में इधर एक पेज बना है, अगर आप लैपटॉप में टैबलेट वगैरह में देखते हैं तो इधर कैटेगरीज का एक बॉक्स बना हुआ है राइट साइड में, उसमें अल्फाबेटिकल दिया हुआ है। तो नीचे आपको M पे मध्य प्रदेश मिल जाता है, मध्य प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, नोट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई करंट अफेयर्स का है या प्रैक्टिस क्वेश्चन, मंथली क्वेश्चन आपको वहां मिल जाते हैं। अभी जनवरी का है, वहां मिल जाएगा आपको अपडेट, तो आप जरूर देखिएगा। और अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो वेबसाइट ओपन किया सीधा, तो आपको यहाँ पे वेब स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। ये 10 से 15 इधर ऊपर पोस्ट हैं, उनके नीचे आपको यहाँ कैटेगरी मिल जाएगी। इसमें आप अल्फाबेटिकली M पे जाते हैं तो मिल जाएगा। निम्नलिखित जानकारी पे ध्यान देके, और ये कौन सा नृत्य है इसके बारे में बताना है। ग्वालियर का प्रमुख लोक नृत्य है, ग्वालियर का ये प्रमुख लोक नृत्य है। दिवाली से कार्तिक पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया जाता है। धोती पहन और मोर के पहनावे में नाचते हैं। इसमें ढोलक, झांझ, मंजीरा, मृदंग मुख्य रूप से इसमें बजाया जाता है। और बुंदेलखंड का यादव नृत्य भी कहा जाता है, इसको बुंदेलखंड का यादव नृत्य भी कहा जाता है। इसमें लाठी वगैरह का उपयोग मार्शल आर्ट से कम नहीं है। ये बरेदी दीवारी नृत्य है, इसको पाई डंडा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। बरेडी या बरेदी, ए इसका करेक्ट आंसर है। आप अपनी तैयारी थोड़ी सी अब तेज कर दीजिए, टाइम ज्यादा दीजिए पढ़ाई को। कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।